अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 IAS 8। एमसीक्यू नंबर वन में वो कह रहा है विच टू ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन वुड नॉट रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। इन दोनों चार स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले में वो कह रहा है इन लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंट्रीज वर अंडरस्टेटेड बाय अ मटीरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। पिछले साल इन्वेंट्रीज अंडरस्टेट हो गई थी। अगर पिछले साल इन्वेंट्री अंडरस्टेट हो गई थी तो उसको अब हमें ओवरस्टेट करना पड़ेगा ताकि इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सके। तो ये प्राइस एडजस्टमेंट की ज़रूरत है इसमें। बी में वो कह रहा है अ कंपनी हैज़ चेंज इट्स अलाउंस फॉर इरिकवरेबल रिसीवेबल फ्रॉम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट टू एवरीथिंग ओवर 120 डेज। तो यहाँ पे उसने अलाउंस चेंज किया, ठीक है, यानी कोई भी ये रिसीवेबल का अलाउंस चार्ज करने का उसने मेथड चेंज किया। तो इसमें पिछले साल की एडजस्टमेंट कोई नहीं होती, इसमें अब से कुछ भी करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सी में वो कह रहा है तो इसका बी आ जाएगा। ठीक है, उसने दो स्टेटमेंट्स मांगी हैं, हम आगे भी देखते हैं। सी में कह रहा है अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन इशूड that requires a company to change its accounting policy but gives no guidance on specific application of change itself। न्यू स्टैंडर्ड्स आ गए हैं लेकिन वो बता नहीं रहे कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करें या प्रोस्पेक्टिव चेंज करें। तो जब स्टैंडर्ड्स आ जाए बताएं ना तो फिर हमें वो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से इसमें भी प्राइस एडजस्टमेंट होगी। डी में कह रहा है कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस टू रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है। जब डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा होता है तो हम चेंज प्रोस्पेक्टिव करते हैं, ऑनवर्ड करते हैं, बैक ईयर्स में या प्रायर ईयर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। तो इसमें डी भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का बी और डी दो स्टेटमेंट्स ये हो जाएंगी। सेकंड एमसीक्यू में वो कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद IAS 8 हाउ इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटेड फॉर। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट किस तरह अकाउंट फॉर होता है। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता बल्कि प्रोस्पेक्टिव होना होता है। अब से लेके करंट ईयर और नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में चेंज को हम लागू करेंगे और पिछले ईयर्स में इसका कोई फैक्ट ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें वो ए में ही कह रहा है कि बाय चेंजिंग करंट ईयर्स फिगर्स बट नॉट प्रीवियस ईयर्स फिगर्स। तो इसका ए ही हो जाएगा। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर थ्री में वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू IAS 8 हाउ शुड अ मटीरियल एरर इन प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड बी अकाउंटेड फॉर इन करंट पीरियड। यानी जो पिछले साल मटीरियल एरर हुआ था उसको इस साल अकाउंट फॉर करना किस तरह है। तो इसमें करना किस तरह होता है, हम पिछले कंपैरेटिव अमाउंट्स को रीस्टेट कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव अमाउंट्स को रीस्टेट कर लेते हैं पिछले साल के, ताकि वो करेक्ट वैल्यू वहाँ पे हम लिख सकें। और उसके बाद एरर को हम डिस्क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, एरर को हम डिस्क्लोज़ कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में वो कह रहा है बाय रीस्टेटिंग कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर प्रीवियस पीरियड की अमाउंट्स को रीस्टेट कर लेते हैं एट करेक्ट वैल्यू एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ एरर इन द नोट। और जो भी एरर था उसकी नेचर को डिस्क्लोज कर देते हैं नोट्स में। ठीक हो गया। अब एमसीक्यू नंबर फोर में वो कह रहा है विच ऑफ दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज डिटरमाइंड बाय IAS 8। इन सब में से कौन सी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। पहले में वो कह रहा है इंक्रीज्ड अलाउंस फॉर रिकवरेबल रिसीवेबल फ्रॉम 5% टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट उसने चेंज किया। ठीक है, बी में वो कह रहा है कि चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री फ्रॉम FIFO टू EVCO। तो यहाँ पे जो है इन्वेंट्री वैल्यू का मेथड चेंज किया उसने, इन्वेंट्री को वैल्यू करने का, यानी वैल्यूइंग इन्वेंट्री मेथड चेंज किया। तो इन्वेंट्री वैल्यू होता है, ये एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये होगा कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो इसी का यही हो जाएगा बी। आगे सी में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात कर रहा है। अच्छा, ये बी में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, बाकी सब में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, बाकी पहले में डेप्रिसिएशन रिसीवेबल का अलाउंस का मेथड चेंज हो रहा है, एस्टिमेट चेंज हो रहा है।
ठीक है। और सी और डी में भी डेप्रिसिएशन चेंज हो रही है, तो ये भी एस्टिमेट चेंज हो रहा है, पॉलिसी चेंज नहीं हो रही। बी में पॉलिसी चेंज हो रही है, तो इस वजह से इसका बी आएगा। उसने पूछा था कि कौन सा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बी में पॉलिसी चेंज हो रही है, ए सी और डी में पॉलिसी चेंज नहीं हो रही। डेप्रिसिएशन से रिलेट करती हो तो उसको हम पॉलिसी नहीं कहते हैं, हम वो एस्टिमेट, क्योंकि वो एक एस्टिमेट होता है डेप्रिसिएशन, इस वजह से उसको हम कहते हैं कि चेंज इन एस्टिमेट। ठीक हो गया। आगे एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है इन विच टू ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड बाय द एंटिटी। इन सब में से कौन सी दो ऐसी सिचुएशन हैं जिसमें एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है। ठीक है। इफ़ चेंज इज़ रिक्वायर्ड बाय IFRS, तो जब भी IFRS रिक्वायर करेगा तो चेंज करना पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसी, एंटिटी को चेंज करना पड़ेगी, तो इसका ए तो हो जाएगा। दो स्टेटमेंट्स हैं तो एक तो ए हो गया। बी में वो कह रहा है इफ़ एंटिटी थिंक्स दैट अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वुड बी ईजियर टू रिपोर्ट। अगर एंटिटी ये सोचे कि ये आसान है या इससे प्रॉफिट मेरा ज़्यादा शो होगा, तो ये कोई ऐसी रीज़नेबल बात नहीं है कि इस वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जा सके। सी में कह रहा है इफ़ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वुड शो मोर फेवरेबल रिजल्ट्स। मोर फेवरेबल रिजल्ट्स अगर न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी शो कर रही है तो फिर भी इस बेस पे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना जायज़ नहीं है, यानी उसकी इजाज़त नहीं है। इफ़ आगे डी में कह रहा है इफ़ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्ट्स इन मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। अगर न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी ज़्यादा रिलायबल और रेलिवेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन कर सकती हो तो फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर जो एंटिटी है उसकी मैनेजमेंट फैसला करेगी कि उसको चेंज करना है कि नहीं, तो फिर वो मैनेजमेंट चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसका डी भी हो जाएगा, ए और डी हो जाएंगे। आगे एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड अंडर IAS 8 एज चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। नीचे में से कौन सी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो पीछे भी ये ऐसा एमसीक्यू आया था एमसीक्यू नंबर 4 में। अच्छा, इसमें ए में कह रहा है अ चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज हुई है तो यही चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। पीछे भी मैंने बताया कि अगर वैल्यूएशन चेंज हो रही हो इन्वेंट्री की तो उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के ज़मरे में लेंगे, तो इसका ए हो जाएगा। बी में डेप्रिसिएशन चेंज हो रही है। सी में अडोप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल, तो ये भी डेप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन में से एक लेना होता है, तो ये भी एस्टिमेट होता है, बी भी एस्टिमेट है। डी में कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विच हैज़ अराइजन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ ए में चेंज हो रही है, तो 6 का हो जाएगा ए। 7 में कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो फिर वो यही पूछा कि कौन सा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ए में वो कह रहा है कि एडजस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी प्रायर टू कंसोलिडेशन एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफर फ्रॉम दूज ऑफ इट्स पेरेंट। अगर जब भी हम कंसोलिडेशन करते हैं तो कंसोलिडेशन अगर पढ़ लिया आप लोगों ने तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कंसोलिडेशन करते हैं तो पेरेंट की जिम्मेदारी है कि सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे बनाए, पहले उसके तमाम एसेट्स को रीवैल्यू करे और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करे, तो ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती। बी में कह रहा है अ चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन चेंज एज कॉस्ट ऑफ सेल रेदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट चेंज नहीं कर रहा या डेप्रिसिएशन मेथड चेंज नहीं कर रहा, बल्कि डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल पे चार्ज कर रहा है रेदर देन चार्जिंग इट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे चार्ज कर रहा था डेप्रिसिएशन को, और अब उसको एज एन एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज कर रहा है, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज में आ जाएगा। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन रेट चेंज हो रहा होता, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा होता, तो फिर वो अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के ज़मरे में ना आता, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कर रहा था, अब उसको कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर रहा है, इस वजह से ये अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज में ही आ जाएगा। और सी में भी डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है, और डी में रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू NRV ड्यू टू वैलिड एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये जाहिर सी बात है पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है, तो एडजस्टिंग इवेंट है, तो सी और डी भी नहीं है, बी है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आगे एमसीक्यू नंबर 8।
एमसी नंबर 8 में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग आइटम इज़ अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8। फिर वो यही पूछ रहा है कि कौन सा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ए में कह रहा है क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड इट एज अदर ऑपरेटिंग इनकम। पहले अदर ऑपरेटिंग इनकम में उसको कमीशन को रिकॉर्ड कर रहा था और अब रेवेन्यू इन स्टेटमेंट इन और अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है पॉलिसी चेंज हो गई है कि पहले पॉलिसी में था कि एज एन ऑपरेटिंग इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा कमीशन को और अब उसको एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये पॉलिसी चेंज है, 8 का ए हो जाएगा। आगे एमसीक्यू नंबर 9, द डायरेक्टर्स ऑफ TL आर डिसअपॉइंटेड बाय ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2013. The company's assistant accountant Jerry has suggested following: a major item of plant that cost 20 million to purchase and install on 1 October 2010 is being replaced on straight line basis over 5-year period. On 1 October 2012, the production manager believed that plant was likely to last 8 years in total. ठीक है, ये उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी। आगे कह रहा है जेरी बिलीव्स दैट एज यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हैज़ इंक्रीज्ड द प्रीवियस ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज ओवरस्टेटेड एंड इट्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शुड बी रिवर्स्ड इन करंट ईयर लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रॉफिट। तो डेप्रिसिएशन जो पहले चार्ज हो रही थी वो यूज़फुल लाइफ पहले कम थी, अब यूज़फुल लाइफ उसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो जब यूज़फुल लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन कम आएगी, ठीक है। लेकिन जब ये चेंज हम करेंगे तो उसको हम प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन को चेंज करना, डेप्रिसिएशन रेट को चेंज करना, ये सब एस्टिमेट चेंज में आता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने नेचर पूछा है और हाउ शुड इट अप्लाई, तो नेचर इसकी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट चेंज है या डेप्रिसिएशन में यूज़फुल लाइफ चेंज है। तो ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है और इसको अप्लाई हम प्रोस्पेक्टिव करेंगे, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे, अब करंट ईयर और कमिंग ईयर्स में करेंगे। तो इसका एमसीक्यू नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 में कह रहा है इफ़ इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड। तो जब रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्रैक्टिकेबल हो तो फिर हम क्या करते हैं, जहाँ से प्रैक्टिकेबल हो वहाँ से हम उसको पिछले ईयर्स में अप्लाई कर पाते हैं। जैसे अगर 10 साल पहले से अप्लाई करना था लेकिन 10 साल पहले अप्लाई करना प्रैक्टिकेबल ही नहीं है, तो अगर 2 साल पहले भी अप्लाई करना प्रैक्टिकेबल है तो 2 साल पहले से शुरू करेंगे हम। और अगर 1 साल पहले भी अप्लाई करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, इसी साल ही हम अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर हम इसी साल ही से ही अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इसमें वो ए में कह रहा है मेक द चेंज ओनली टू करंट पीरियड। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इसी साल अप्लाई नहीं करना, अगर पिछले साल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, तो फिर हम पिछले साल भी करेंगे। अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट पीरियड दैट इज़ प्रैक्टिकल। हाँ, तो जब से वो प्रैक्टिकल हुआ तब से उसको अप्लाई करना है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है कि विच टू ऑफ फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इन सब में से कौन सा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ए में कह रहा है एंटिटी हैज़ रिसीव्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट एंड इज़ अप्लाइंग द डेफर्ड इनकम मेथड। अब वो इस दफ़ा उसने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है और डेफर्ड इनकम मेथड अप्लाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स हमने ढूंढनी है। बी में कह रहा है एंटिटी हैज़ डिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी अप टू नाउ दे हैड ऑल बीन कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो उसने अब रिवैल्यूएशन शुरू कर दी अपनी प्रॉपर्टी की, पहले उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता था, अब उसने सारी रीवैल्यू की है। तो जब सारी रीवैल्यू किया तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। 11 में एक तो आ जाएगा बी, दूसरा हम देखते हैं अभी। सी में कह रहा है एंटिटी हैज़ रीक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट
फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ सेल। पहले डेवलपमेंट कॉस्ट में पहले डेवलपमेंट कॉस्ट को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में करता था और अब कॉस्ट ऑफ सेल में करेगा एंटिटी उसको क्लासीफाई। तो जब इस तरह का एमसीक्यूज पहले भी आया था ऑप्शन कि अगर एक्सपेंस को एक हेड से दूसरे हेड में क्लासीफाई करना हो तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के ज़मरे में लेंगे। तो ये इसका सी भी हो जाएगा, ठीक है। और डी में तो वैसे ही अलाउंस चेंज हो रहा है। आगे एमसीक्यू नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है करेक्टिंग द रिकॉग्निशन measurement and disclosure of amount in financial statement as if a prior period error has never occurred. This is, इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई एरर या डिस्क्लोजर या मेजरमेंट किसी भी कोई भी रिकॉग्निशन वगैरह इस तरह हम अप्लाई करें कि पिछले के पता भी ना चले कि पहले कभी गलती हुई थी, यानी पता तो चलेगा, जाहिर सी बात है नोट में डिस्क्लोजर देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पिछले साल की गलती ना आ रही हो, पिछले साल भी सही हो जाए, तो पिछले साल तब सही करेंगे जब उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटेड करेंगे, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटेड करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेट करेंगे, यानी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसमें है कि रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करेंगे ताकि पिछले साल का जो फैक्ट आ रहा हो वो इस पिछले साल का फैक्ट इस साल के प्रॉफिट पे आ रहा हो वो भी सही हो सके और प्रॉफिट इस साल सही कैलकुलेट हो सके। तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेट करेंगे, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा ए। आगे एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स बेसिस कन्वेंशंस रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस डिफाइंस। तो स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए उनको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग पॉलिसीज। आगे एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 में वो कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और अ लायबिलिटी और द कंजम्पशन ऑफ एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन असेसमेंट, दिस डिफाइंस। यानी किस एसेट्स की कैरिंग अमाउंट चेंज करना, ठीक है, कैरिंग अमाउंट की एडजस्टमेंट और लायबिलिटी और कंजम्पशन ऑफ एसेट, यानी बेसिकली डेप्रिसिएशन की बात करना चाह रहा है वो कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना उसमें चेंज करना वो क्या होता है। तो ये होता है कि अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो 14 एमसीक्यूज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे एमसीक्यू नंबर 15, एमसीक्यू नंबर 15 में वो पूछ रहा है कि अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन एज इफ़ दैट पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन अप्लाइड, यानी अगर कोई पॉलिसी अप्लाई करें इस तरह के वो पहले से ही अप्लाई थी, यानी वो ऑलवेज हैड बीन अप्लाइड, दिस इज़। तो ये क्या होगी, ये होगी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16 में कह रहा है द डायरेक्टर्स ऑफ टॉम लिमिटेड आर डिसअपॉइंटेड बाय ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013। ये तो पीछे वाला ही एमसीक्यू है। इसमें रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट वगैरह है एडजस्टिंग फॉर द चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ करेक्टली वट विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लान एट 30 सितंबर 2013, यानी यूजफुल लाइफ को अगर करेक्टली हम एडजस्ट करें तो कैरिंग अमाउंट 30 सितंबर 2013 को क्या होगी। ओरिजिनल कॉस्ट जो उसने ऊपर दी हुई है 1 अक्टूबर 2010 को, वो उसने दी हुई है 20 मिलियन, ठीक है। 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन इस पे हम चार्ज करेंगे, 5 साल यूजफुल लाइफ है, 20 डिवाइडेड बाई 5, 1 साल की डेप्रिसिएशन, तो 2 साल की हमने कैलकुलेट करनी है, 2 साल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी या कैरिंग अमाउंट, सॉरी इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 12।
ये कैरिंग अमाउंट आ गई 1 अक्टूबर 2012 को, 1 अक्टूबर 2012। ये 2 साल की डेप्रिसिएशन हमने इस वजह से चार्ज किया कि 2010 से में इंस्टॉल हुआ था, तब से डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू होगी। और 2012 में द प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव दैट प्लांट वाज लाइकली टू लास्ट 8 ईयर्स इन टोटल, यानी तब जाके उसने कोई एस्टिमेट उसका चेंज हुआ था, प्रोडक्शन मैनेजर ने एस्टिमेट चेंज किया था। ठीक है, तो पहले 5 साल था, बाद में 8 साल कर दिया उसने, एस्टिमेट चेंज हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 30 सितंबर 2013 तक डेप्रिसिएशन कितनी होगी। अब उसकी फेयर वैल्यू 12 है, फेयर वैल्यू उसकी 12 आ रही है प्लांट की। और यूज़फुल लाइफ टोटल उसने कहा था 8 साल, 8 साल में से 2 साल तो यहाँ पे हमने चार्ज कर लिए थे, अब उसकी यूज़फुल लाइफ होगी 6 साल। ठीक है, और अब 12/6 करेंगे, 2 डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। तो इसकी फेयर वैल्यू सॉरी कह रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट इसकी आ जाएगी 10, जो कि उसने हमसे पूछ लिया। ये कैरिंग अमाउंट अब उसकी क्या आएगी, तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 10 मिलियन। 16 MCQ नंबर 16 का हो जाएगा 10 मिलियन। आगे MCQ नंबर 17, MCQ नंबर 17 में वो कह रहा है कि इमाद टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर ₹1.12 मिलियन। ठीक है, रिक्वायरमेंट में वो डेप्रिसिएशन पूछता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम साथ साथ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ। MCQ नंबर 17, प्लांट उसने ख़रीदा था 1.12 मिलियन का। ठीक है, एट दिस डेट द यूजफुल लाइफ वाज एस्टिमेटेड एट 10 ईयर्स आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर ₹120,000। 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ उसने बता दी, और उसकी 10 साल के बाद उसने उसकी रेजिडुअल वैल्यू बता दी 120,000। 1.12 मिलियन इसकी कॉस्ट है। और रेजिडुअल वैल्यू उसने बता दिया 120,000। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन 1 साल की आ जाएगी 1 लाख। 2011 में ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 2012 में भी यही डेप्रिसिएशन आएगी 1 लाख, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और 2012 के बाद उसने एस्टिमेट चेंज किया और उसने उसको however during 2013 ITL estimate that remaining useful life of plant as 6 years and expects to fetch residual value of 170,000। यानी अब उसकी रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ 6 ईयर्स रह गई है। यहाँ से हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे कैरिंग अमाउंट 1.120 मिलियन माइनस 2 लाख 920,000 कैरिंग अमाउंट आ गई। ठीक है, अब रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ उसकी रह गई है 6 साल, और रेजिडुअल वैल्यू हो गया 170,000। 170,000 से माइनस कर देंगे और 6 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट कर देंगे, तो इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 125,000। और यही उसने पूछा हुआ था कि 2018 में उसने पूछा डेप्रिसिएशन क्या आएगी, और ये जो हमने भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है ये आई है डेप्रिसिएशन ऑफ 2013। और 6 साल यूज़फुल लाइफ है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 6 के 6 साल यही डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिस है। उसने 2018 की पूछ ले, 17 की, 16 की, या 13 से ऑनवर्ड 18 तक जब की मर्ज़ी पूछ ले, डेप्रिसिएशन यही आएगी 125,000। आगे MCQ नंबर 18 में कह रहा है अ कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019
and discovered that in previous years following amount were incorrectly capitalized in an intangible asset with infinite useful life. ईयर उसने आगे बता दिए और उसने बता दिया कि ये इनकरेक्टली कैपिटलाइज हो गया था एसेट, ठीक है। आगे एप्लीकेबल टैक्स है 30%। एप्लीकेबल टैक्स उसने बता दिया रेट 30% रेट बता दिया टैक्स का। आगे क्या है, व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर करेक्शन ऑफ अबव एरर। जो पहले एरर हुआ था उसको एडजस्ट करने के लिए 1 जनवरी 2018 को क्या करेक्शन होनी चाहिए, किस अमाउंट से रिटेन अर्निंग को डिडक्ट करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो 4 मिलियन 3 साल हैं 15, 16, 17, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2018 है तो 1 जनवरी या 31 दिसंबर एक ही बात है। तो 15, 16, 17 इन तीनों का एरर था। 15 में 3 मिलियन का, 16 में 4 और 17 में भी 4। 3 + 4 + 4 11 मिलियन, ठीक है। और ये डेप्रिसिएट होना चाहिए था सॉरी डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए था इसमें, मतलब कि टैक्स को अप्लाई करना चाहिए था और रिटेन अर्निंग में वो माइनस होना चाहिए था। टैक्स रेट उसने 30% बता दिया, तो या तो हम 30% से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, ठीक है, या तो हम डायरेक्टली 70% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि माइनस हमें ना करना पड़े, डायरेक्टली जो रिमेनिंग वो आ जाए। तो 7.7 मिलियन ये एडजस्टमेंट इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग आ जाएगी, ठीक है, नेट ऑफ टैक्स। यानी जो पहले टैक्स माइनस करना चाहिए था अब वो नहीं करना पड़ेगा, वो नेट हो गया इसमें से, उसकी एडजस्टमेंट हो गई। आगे एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 में वो कह रहा है अ कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड डिस्कवर्ड दैट इन प्रीवियस ईयर्स फॉलोइंग अमाउंट्स वर इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड इन एन इंटेंजिबल एसेट विद इनफिनाइट यूजफुल लाइफ। तो पीछे वाला ये एमसीक्यूज है। रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल रेट टैक्स रेट भी 30% है। रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 2018 में जो इफेक्ट होगा प्रॉफिट पे वो कैलकुलेट करें। करेक्शन आफ्टर करेक्शन ऑफ अबव एरर, और ऊपर जो एरर हुआ है उसकी करेक्शन के बाद। टू 2018 में क्या चेंज आना चाहिए था, करेक्शन की वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होना चाहिए था, उस पर मतलब क्या इफ़ेक्ट होना चाहिए था, वो उसने कहा कैलकुलेट करें। तो 2018 में वो उसने बताया 5 मिलियन का इनकरेक्टली जो कैपिटलाइज हुआ है। तो ये 5 मिलियन को हम कर लेंगे 70% से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट 30% है तो नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 70% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 70% से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3.5 मिलियन का इफेक्ट हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। आगे लास्ट एमसीक्यूज है। आप एमसीक्यू में लास्ट पे वो कह रहे हैं, लास्ट एमसीक्यूज में पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2013। 30 सितंबर 2013 में चेंज ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट चेंज होने का। मोस्ट ऑफ एंटिटीज कंपेटिटर्स value their inventory using AVCO basis whereas entity uses the FIFO basis। ज़्यादातर कंपेटिटर एवरेज कॉस्ट बेसिस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंपनी जो है वो FIFO बेस पे अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 2013 ऑन FIFO इज़ 20 मिलियन। FIFO AVCO और प्रॉफिट year ended 2013, the value of inventory at 30 September 2013 उसने बता दिया इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 2012 वाज रिपोर्टेड एज 15 मिलियन। 2012 में
15 मिलियन है FIFO बेसिस पे। हाउएवर ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस इट वुड हैव बीन रिपोर्टेड एज 13.4 मिलियन। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट जा रहा है, 1.6 नेगेटिव, और ब्रो डाउन जो अगले साल आ जाएगा यकम अक्टूबर 2012 को, वो हो जाएगा 1.6 का। ठीक है, आगे ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013, यहाँ पे उसने बता दिया FIFO मेथड से इन्वेंट्री आ जाएगी, आई होगी 20 मिलियन, और एवरेज कॉस्ट मेथड से आ जाएगी 18 मिलियन। तो यहाँ से हो जाएगा 2, अब यहाँ से हम क्लोजिंग निकालेंगे तो आ जाएगा 0.4 से, यानी 0.4 मिलियन से ये रिड्यूस करना होगा हमें प्रॉफिट। द नेट इफेक्ट एट 30 सितंबर 2013 जो उसने पूछा है कि चेंज ऑन प्रॉफिट पे आएगा इफेक्ट, वो आएगा रिड्यूस करंट ईयर्स प्रॉफिट बाय 0.4 मिलियन। इस साल के जो प्रॉफिट हैं वो 4 मिलियन यानी 4 लाख से रिड्यूस करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, इसमें मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ ये MCQs। 2012 पे FIFO बेसिस पे 15 मिलियन आ रहा था इन्वेंट्री, एवरेज मेथड पे 13.4, तो जो डिफरेंस है वो आ गया 1.6। ठीक हो गया, 2013 में FIFO 20 और एवरेज बेसिस पे 18 मिलियन, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा था वो आ गया 2। जब इन दोनों को हमने नेट किया तो डिफरेंस आ गया 0.4, यानी 0.4 यानी मिलियन यानी 4 लाख का जो प्रॉफिट है वो अब हो जाएगा रिड्यूस, कम हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 4 लाख। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अब खुदा हाफिज़, आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी, तो खुदा हाफिज़।